हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय किस किस मद में कितना पैसा मिलता है। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है तो उसे क्या क्या मिलेगा और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। आइए देखते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसे मिलता है पेंशन, और जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को, उसके नॉमिनी को मिलता है फैमिली पेंशन। और पेंशन और फैमिली पेंशन किसी भी स्थिति में 9,000 से कम नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति की कितनी भी सैलरी कम हो, कैलकुलेशन हो कि अगर उसका पेंशन या फैमिली पेंशन 9,000 से कम बनता हो तो उसे कम से कम 9,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगला टॉपिक है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन नियमों के तहत हम अपने पेंशन के कुछ भाग को कम्यूट करा सकते हैं, मतलब उसको एक मुश्त में कुछ भाग ले सकते हैं। कितने भाग हम ले सकते हैं, कितना मिलेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो भी हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी जो मैक्सिमम 20 लाख रुपया तक मिलता है। तो आज के वीडियो में हम ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी मिलेगा तो कितना मिलेगा, डेथ हो जाने पर ग्रेच्युटी मिलेगा तो डेथ ग्रेच्युटी कितना मिलेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सब एग्जाम्पल के थ्रू भी हम आज सीखने वाले हैं। नेक्स्ट मिलता है लीव इनकैशमेंट। रिटायरमेंट के समय उसकी जितनी भी छुट्टी क्रेडिट रहती है उसको वह इनकैश करा सकता है। उसकी भी लिमिट है, वह कितनी छुट्टी को इनकैश करा सकता है। सारे नियमों को आज हम सीखेंगे। और नेक्स्ट है जीपीएफ। 2004 से पहले जिन लोगों का भी जॉब लग चुका है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं और उनको जीपीएफ भी मिलता है। तो आज के वीडियो में ये सारे टॉपिक पे हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सभी के नियम भी हम सीखेंगे और उसको एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट भी करके देखेंगे कि पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है। एक व्यक्ति का इतना बेसिक है, आज के दिन रिटायर हो रहा है तो उसे कितना पेंशन बनेगा, उसका फैमिली पेंशन कितना बनेगा, वह पेंशन को कितना कम्यूट करा सकता है और कम्यूटेशन की राशि क्या होगी, और ग्रेच्युटी उसका कितना बनने वाला है, और लीव इनकैशमेंट का भी कैलकुलेशन कैसे होता है। आज के वीडियो में सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पेंशन। जब कोई व्यक्ति सर्विस करते हुए 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरा कर लेता है तो वह पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब जब तक कोई व्यक्ति 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस पूरा नहीं करता है उसे पेंशन नहीं मिलने वाला है, फुल पेंशन नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है क्वालिफाइंग सर्विस। तो क्वालिफाइंग सर्विस मैं बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति सर्विस करता है या जॉब करता है तो उस जॉब के दौरान वह जितना भी ईओएल लेता है या फिर डाइज नॉन हो जाता है, या फिर अगर वह सस्पेंड है तो सस्पेंशन पीरियड को अगर डाइज नॉन में काउंट किया जाता है तो वह सारे सर्विस को माइनस कर दिया जाता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लगभग आपको समझा देता हूं कि जब पूरा जॉब करते हैं तो सभी को पूरा काउंट नहीं किया जाता है, उसमें से जितने भी ईओएल या फिर डाइज नॉन होते हैं या सस्पेंशन पीरियड रहता है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो उसको माइनस करके अगर कम से कम 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस आपका है तभी आप फुल पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। ये रिटायर आप होंगे तब। अगर आप वॉलंटियर रिटायर लेते हैं तो कम से कम 20 साल की सर्विस होना चाहिए। अगर 60 साल में आप खुद रिटायर हो रहे हैं, जितना भी रिटायरमेंट का एज है, अगर आप खुद रिटायर हो रहे हैं तो 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। अगर आप वॉलंटियर रिटायर ले रहे हैं तो कम से कम 20 साल का सर्विस चाहिए, तब आप फुल पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा है पेंशन का अमाउंट क्या होगा। तो पेंशन का अमाउंट आपका किसी भी स्थिति में 9,000 से कम नहीं होगा, और उसका जो मैक्सिमम लिमिट है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो मैक्सिमम पे है, हाईएस्ट पे है, उसका 50%। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो हाईएस्ट बेसिक है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो उस 2.5 लाख का 50% मतलब 1.25 लाख तक पेंशन दिया जा सकता है। मिनिमम 9,000 और मैक्सिमम 1.25 लाख। जब भी किसी को पेंशन मिलता है या फैमिली पेंशन मिलता है, उसका एज जैसे ही 80 साल हो जाता है तो उसके पेंशन में वृद्धि हो जाती है, और ये चार्ट के थ्रू मैंने आपको बता रखा है। लेफ्ट साइड में है एज ऑफ पेंशनर, उसका एज है, और लास्ट साइड में, राइट साइड में है एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन। तो जैसे ही किसी भी पेंशनर का, चाहे वह पेंशन खुद का ले रहा हो या फैमिली पेंशन ले रहा हो, उसका एज 80 साल हो जाएगा
और 85 साल से कम तक, 80 साल जैसे ही उसका एज हो जाएगा तो 85 साल होने से पहले तक उसका बेसिक जो है वो 50% एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर उसका पेंशन का बेसिक 10,000 था तो अब उसका पेंशन का बेसिक 12,000 हो जाएगा। और जैसे ही उसका एज 85 ईयर हो जाएगा तो 90 साल तक उसका बेसिक है वो 30% बढ़ जाएगा। मतलब अगर पहले बेसिक 10,000 था तो 13,000 हो जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट में आप चार्ट में देख सकते हैं कि जैसे ही 90 साल उसका होगा तो उसका बेसिक 40% बढ़ जाएगा, 95 ईयर्स हो जाएगा तो 50% बढ़ जाएगा, और जैसे ही उसका एज अगर 100 साल हो जाता है तो उसका पेंशन का जो बेसिक है वो सीधे डबल हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। मतलब पहले अगर किसी का बेसिक 10,000 था तो 20,000 हो जाएगा, 20,000 था तो 40,000 हो जाएगा, मतलब सीधे डबल हो जाएगा। यह पेंशन का नियम है। कौन सा नियम है? तो नीचे लिखा हुआ है रूल 49(2)(a। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो उसका पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर, पेंशन हुज टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इज 31 ईयर्स एंड लास्ट बेसिक पे इज 70,000। यहाँ पे उसका क्वालिफाइंग सर्विस कम से कम 10 ईयर होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका 31 ईयर है, और उसका जो बेसिक पे है वह कितना है? 70,000 है। तो पेंशन जो कैलकुलेट करने का उसका फॉर्मूला क्या है? 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डीआर। डीआर का फुल फॉर्म होता है डियरनेस रिलीफ। जब तक कोई जॉब करता है तो उसे डीए मिलता है, डियरनेस अलावेंस, और जैसे ही वह रिटायर हो जाता है तो उसको डियरनेस रिलीफ मिलता है। रेट उसका जो परसेंटेज होता है वह सेम होता है जितना डीए रहेगा। जैसे अभी डीए 28% है तो डीआर भी 28% है। तो 50% ऑफ लास्ट बेसिक, तो इसका जो लास्ट बेसिक है वो 70,000 है तो उसका 50% कर देंगे, वही उसका बेसिक हो जाएगा और प्लस उसमें डीआर मिलेगा। तो 70,000 का 50% 35,000 हो गया। तो जो पेंशनर है उसका बेसिक कितना हो गया? 35,000, और जितना भी डीआर है, जैसे अभी 28% है तो 28% एक्स्ट्रा उसे मिलेगा। यहाँ पे आपने गौर किया होगा लास्ट बेसिक पे को हमने अलग कलर से लिखा है। तो इसको अलग कलर से इसलिए लिखा है कि इसके जगह में हम लास्ट 10 महीने का एवरेज वेतन भी लेते हैं, एवरेज बेसिक पे भी लेते हैं। दोनों में जो फायदेमंद हो, लास्ट बेसिक अगर ज़्यादा है तो उसे लेंगे, या पिछले 10 महीने का एवरेज निकालेंगे, अगर वो ज़्यादा होता है तो उसे लेंगे। नॉर्मल हर व्यक्ति का जो लास्ट बेसिक पे होता है वही सबसे ज़्यादा होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में लास्ट बेसिक पे कम हो सकता है, जब उसका किसी भी कारण से पनिशमेंट मिला हो या डिमोशन हुआ हो तब। तो अगर लास्ट बेसिक पे से पहले ही उसका बेसिक अगर ज़्यादा रहा हो तो उस स्थिति में लास्ट 10 महीने का एवरेज बेसिक पे हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो पेंशन का कैलकुलेशन करना तो यहाँ पे सिंपल है। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, चाहे वह सर्विस में रहते हुए डेथ हो जाए या उसके रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाए, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को, उसके नॉमिनी को मिलता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का दो रेट होता है, एक नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन और एक हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन। कब नॉर्मल रेट मिलेगा और कब हायर रेट मिलेगा, नॉर्मल रेट क्या होता है और हायर रेट क्या होता है, हम लोग समझते हैं। तो समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है या वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, तो फैमिली पेंशन का दो रेट होता है, एक नॉर्मल रेट और दूसरा होता है हायर रेट। नॉर्मल रेट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? तो जो नॉर्मल रेट होता है वह लास्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो अगर वह जॉब में है और डेथ हो गया तो लास्ट टाइम में उसका पे कितना था, बेसिक पे कितना था, और अगर रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाता है तो रिटायरमेंट के समय उसका लास्ट पे कितना था, उसी पे कैलकुलेट किया जाता है। और इसका रेट कितना होता है? तो 30% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन, लास्ट उसका जितना भी पे था उसका 30% होता है। लेकिन साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 9,000। अगर 30% 9,000 से कम आता है तो कम से कम 9,000 तो वह रहेगा ही रहेगा। यहाँ भी जब भी हम लास्ट पे ड्रॉन का बात करेंगे तो लास्ट पे ड्रॉन का मतलब होगा या तो लास्ट पे ड्रॉन या पिछले 10 महीने का एवरेज पे ड्रॉन, जो भी मैक्सिमम हो वह। तो नॉर्मल रेट कितना होता है? 30%। और हायर रेट कितना होता है और कब मिलता है? जो हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन है इसे 1 अक्टूबर 2019 से लागू किया है कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन हायर रेट से मिलेगा। तो हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन कितना होता है?
तो यह 50% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन। या तो जॉब में अगर डेथ हो गया है तो डेथ के दिन उसका कितना लास्ट पे ड्रॉन था, या रिटायरमेंट के बाद अगर डेथ हुआ है तो रिटायरमेंट के समय उसका कितना पे ड्रॉन था, उसका 50%। तो नॉर्मल रेट होता है 30% और जो हाइयर रेट होता है वह कितना होता है 50%। अब नॉर्मल रेट कब मिलता है और हाइयर रेट कब मिलता है, मेन जानने की बात यह है। लेकिन यहाँ पे नोट एक नीचे लिखा हुआ है, उस पर भी गौर करने वाली बात है। द हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज नॉट एडमिसेबल टू डिपेंडेंट पेरेंट्स। जब भी फैमिली पेंशन अगर किसी डिपेंडेंट पेरेंट्स को मिल रहा है तो वहां पे हायर रेट वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसके फैमिली में उसके वाइफ या बच्चे नहीं हैं और वह पेंशन जो लेने वाला व्यक्ति है वह उसका पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स को कभी भी हायर रेट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन कब मिलता है और किस केस में मिलता है। तो पहला है इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस, जब सर्विस करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और दूसरा केस है कि डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद डेथ हो जाता है, तब हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन कितने दिनों तक मिलेगा। तो पहला है जब किसी व्यक्ति का डेथ सर्विस करते हुए हो जाता है तो डेथ के दिन से 10 साल तक उसके फैमिली को हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलने वाला है, और 10 साल के बाद फिर उसका जो रेट होगा वह नॉर्मल हो जाएगा। मतलब 10 साल तक 50%, उसके बाद 30%। दूसरा केस है इन केस ऑफ डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद अगर उसका डेथ हो जाता है तो एम्प्लॉय का एज जब तक 67 ईयर्स होता तब तक हायर रेट से मिलेगा। अगर किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट के बाद डेथ हुआ है और उसका एज 67 क्रॉस हो चुका है तो उसके फैमिली को हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर डेथ होता है और एम्प्लॉय का उम्र जो है वो 67 से कम था तो उसके फैमिली को हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगा, लेकिन कब तक, जब तक उसका एज 67 ईयर्स होता तब तक। आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रॉइंग पे ऑफ 80,000 एंड डाइड ऑन 31 अक्टूबर 2021 वाइल इन सर्विस। कोई एक एम्प्लॉय है जो उसका भी लास्ट जो सैलरी है बेसिक पे है उसका 80,000 है और वह 31 अक्टूबर 2021 को डेथ कर गया। वाइल इन सर्विस मतलब वह अभी सर्विस में है, रिटायर नहीं हुआ है। तो उसके फैमिली को पेंशन कितना मिलेगा और कैसे इसका कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहला तो है एट इन्हेंस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन। मैंने दो रेट बताया था, एक हायर और एक नॉर्मल। इन्हेंस्ड मतलब हायर। तो हायर कब मिलेगा, उसका डेथ हुआ 31 अक्टूबर को तो उसके अगले दिन से 1 नवंबर 2021 से 10 साल तक, 10 साल कब तक होगा, 31 अक्टूबर 2031 तक, तो 10 साल तक हायर रेट मिलेगा। उसके बाद से उसको फिर 1 नवंबर 2031 से नॉर्मल रेट मिलने लगेगा। और नॉर्मल रेट कितना होता है 30%। तो नॉर्मल रेट हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल रेट होता है 30% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन। तो 30% ऑफ 80,000 मतलब इसका जो लास्ट पे ड्रॉन था वो कितना था 80,000। तो 80,000 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000। तो इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ पेंशन कितना हो जाएगा वह 24,000 हो जाएगा। और इनहेंस्ड रेट ऑफ पहले हम लोग निकालते हैं, फिर उसके बाद इनहेंस रेट निकालेंगे तो 50% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन। तो 50% ऑफ 80,000 कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। तो नॉर्मल रेट कितना हो गया 24,000 और इनहेंस रेट कितना हो गया 40,000। तो 10 सालों तक इसका 40,000 मिलने वाला है, उसके बाद इसके फैमिली को 24,000 मिलेगा। और यह जो 24,000 और 40,000 है यह उसका बेसिक है। साथ में नीचे नोट में लिखा हुआ है डियरनेस रिलीफ विल ऑल्सो बी एडमिसिबल फॉर ऑन फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में भी डीआर मिलता है। तो यह जो 24,000 है और 40,000 है इसके ऊपर डीआर भी मिलने वाला है। जैसे अभी डीए 28% है तो इसमें डीआर भी 28% इसमें ऐड होगा। तो यह आपने देखा कि अगर किसी व्यक्ति की मौत ऑन सर्विस हो जाता है, रिटायरमेंट से पहले अगर डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को कब नॉर्मल रेट मिलेगा और कब इन्हेंस्ड रेट मिलेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो रिटायर होते समय उसका जो पे था वह 80,000 था। तो जब पे 80,000 था तो उसका पेंशन 40,000 बन रहा था, क्योंकि 50% पेंशन बनता है तो उसका जो पेंशन है वह 40,000 बन रहा था। वह 30 सितंबर 2021 को रिटायर किया है और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 10 सितंबर 1961 है।
और रिटायरमेंट के बाद उसका डेथ हो जाता है 12 अक्टूबर 2021 को, तो उसके फैमिली को कैसे पेंशन मिलेगा, कब इनहैंस्ड पेंशन मिलेगा और कब नॉर्मल रेट से पेंशन मिलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोनों का नॉर्मल रेट और इनहेंस रेट कैलकुलेट कर दिया है, जो एकदम बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह है। पिछले एग्जाम्पल में भी उसका रिटायरमेंट के समय जो बेसिक था वो 80,000 था, इसमें भी 80,000 है। तो नॉर्मल रेट इसमें भी 24,000 है और इनहेंस रेट है वो 40,000 है, और दोनों के साथ डीआर भी मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि नॉर्मल रेट कब मिलेगा और इनहेंस रेट कब मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इनहेंस रेट कब मिलेगा। चूंकि उसका जो डेथ हुआ है वो 67 साल से पहले हुआ है, उस व्यक्ति का उम्र 67 साल नहीं हुआ था, 67 ईयर्स नहीं हुआ था, उससे पहले डेथ हो गया है, इसलिए उसे इनहेंस रेट, फैमिली को इनहेंस रेट से भी पेंशन मिलेगा। अगर उसका एज 67 क्रॉस हो चुका होता तो उसका फैमिली को इनहेंस रेट से पेंशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 10 सितंबर 1961 है। 10 सितंबर 2028 को उसकी उम्र 67 ईयर्स होने वाली थी। उसका डेथ हो गया है 12 अक्टूबर 2021 को, तो 12 अक्टूबर 2021 मतलब डेथ के दूसरे दिन से 13 अक्टूबर 2021 से उसके फैमिली को इनहैंस रेट से पेंशन मिलेगा। लेकिन कब तक मिलेगा, तो 9 सितंबर 2028 तक मिलेगा, क्योंकि 10 सितंबर 2028 को उस एम्प्लॉई के जो एज है वो 67 ईयर्स हो जाएगा। तो ठीक उससे एक दिन पहले तक 9 सितंबर 2028 तक उसके फैमिली को इनहैंस रेट से पेंशन मिलेगा। और 9 सितंबर के बाद जब 10 सितंबर को उसकी एम्प्लॉई की एज जब 67 ईयर्स हो जाता है 10 सितंबर को, तब से उसके फैमिली को नॉर्मल रेट से पेंशन मिलने लगेगा। उम्मीद है आपको फैमिली पेंशन अच्छा से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी 3 तरह के होते हैं: सर्विस ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी को आपने सुना होगा कि डीसीआरजी भी बोला जाता है। मतलब डीसीआरजी का फुल फॉर्म हुआ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। सबसे पहला है सर्विस ग्रेच्युटी। जब कोई एम्प्लॉय 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट नहीं करता है तो उसे पेंशन नहीं मिलता है। पहले मैं बता चुका हूं कि पेंशन के लिए 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस जरूरी है। तो जब कोई व्यक्ति 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस पूरा नहीं करता है तो उसे क्या मिलता है, सर्विस ग्रेच्युटी मिलता है। मतलब पेंशन के बदले उसे क्या मिल रहा है, सर्विस ग्रेच्युटी मिल रहा है। और इसका रेट क्या होता है, तो इसका रेट होता है हाफ मंथ्स इमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। हाफ मंथ इमोल्यूमेंट्स मतलब उसका जो इमोल्यूमेंट्स है, इमोल्यूमेंट्स क्या होता है तो मैंने नीचे ब्लू कलर में लिख दिया है। इमोल्यूमेंट्स मतलब बेसिक पे प्लस डीए प्लस एनपीए। एनपीए मीन्स नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, तीनों को जोड़ देंगे तो उसे ही हम लोग बोलेंगे इमोल्यूमेंट्स। तो मंथली जो इमोल्यूमेंट्स है उसको हाफ कर देंगे, और जितना भी क्वालिफाइंग सर्विस है उसमें कितने कंप्लीटेड 6 मंथ वो कंप्लीट किए हैं। जैसे कोई अगर 4 साल का सर्विस है तो 6 मंथ कितने कंप्लीट किए, 8। एक साल में 2 छमाही होता है तो 4 साल में 8 छमाही होगा, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। हाफ मंथ्स ऑफ इमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ये रेट से उसे क्या मिलेगा, सर्विस ग्रेच्युटी मिलेगा। अगर किसी का क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से कम है तो पेंशन नहीं मिलेगा, बल्कि उसे क्या मिलेगा, सर्विस ग्रेच्युटी मिलेगा। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कब मिलता है, तो 5 साल का जैसे ही सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तो वह रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पहला था जो सर्विस ग्रेच्युटी, वह पेंशन के बदले मिलता है, क्योंकि 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस नहीं था इसलिए उसे सर्विस ग्रेच्युटी दिया गया। लेकिन जैसे ही 5 साल का सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तो वह रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसका रेट क्या होता है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का जो रेट है 1/4 ऑफ मंथ्स इमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। कंप्लीटेड 6 मंथ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ जो मंथली इमोल्यूमेंट्स है उसको 1/4 कर देना है, और जितना 6 मंथ पीरियड वह क्वालिफाइंग सर्विस का किया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। वही उसका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो जाएगा। प्रत्येक का मैं आगे एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा, वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन है कि जो ग्रेच्युटी है वह मैक्सिमम 20 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब मैक्सिमम 20 लाख ही उसको मिलने वाला है। अगर कैलकुलेशन करने के बाद ग्रेच्युटी का जो रेट वह 20 लाख से ज़्यादा होता है तो 20 लाख तक ही मिलेगा, या फिर मैक्सिमम 16.5 इंटू इमोल्यूमेंट्स। उसका जो इमोल्यूमेंट्स है उससे 16.5 गुना से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर 16.5 गुना से ज़्यादा होता है तो 16.5 गुना तक ही मिलेगा, या 20 लाख से ज़्यादा होता है तो 20 लाख तक ही मिलेगा। और इमोल्यूमेंट्स मतलब क्या होता है वो हर जगह मैंने ब्लू कलर में लिख रखा है, बेसिक पे प्लस डीए, मतलब डीए को भी उसमें काउंट किया जाता है। यहाँ नोट में नीचे क्या लिखा हुआ है, सर्विस ग्रेच्युटी इज एन एडिशन टू रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एडमिसेबल टू दोज हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। मतलब 5 साल अगर कंप्लीट कर लिया है तो उसे रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर 10 साल उसका नहीं हुआ है तो साथ में पेंशन के बदले में उसे क्या मिलेगा, सर्विस ग्रेच्युटी, मतलब दोनों मिलेगा। अगर 10 साल से कम का सर्विस है और 5 साल से ज़्यादा है तो सर्विस ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दोनों मिलेगा, लेकिन 10 साल से अगर सर्विस ज़्यादा है तो फिर सिर्फ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगा और बदले में पेंशन मिलेगा, सर्विस ग्रेच्युटी फिर नहीं मिलेगा। जो भी फार्मूला और रेट हमने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आगे जैसे ही एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा सारा आपका डाउट क्लियर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेथ ग्रेच्युटी। डेथ ग्रेच्युटी कब मिलता है, जब किसी व्यक्ति की डेथ सर्विस करते हुए हो जाती है तो उसे क्या मिलता है, डेथ ग्रेच्युटी। उसका रेट क्या होता है तो डिपेंड करता है उसका लेंथ ऑफ सर्विस पे। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसका जो लेंथ ऑफ सर्विस है वह 1 साल से कम है तो उसका जो रेट होगा, जो डेथ ग्रेच्युटी होगी, वो 2 इंटू मंथली इमोल्यूमेंट्स, उसका जो मंथली इमोल्यूमेंट्स होगा उसका दुगना मिलेगा। उसके बाद अगर उसका 1 साल हो चुका है लेकिन 5 साल से कम का सर्विस है तो उसे 6 गुना मिलेगा, जितना भी मंथली इमोल्यूमेंट्स है उसका 6 गुना मिलेगा। अगर 5 साल हो गया है और 11 साल से कम है तो फिर 1 साल का उसका पेमेंट, मतलब 1 साल का मंथली इमोल्यूमेंट्स मिलेगा, 12 इंटू मंथली इमोल्यूमेंट्स। अगर किसी व्यक्ति की सर्विस 11 साल हो चुका है, 11 साल से अधिक है लेकिन 20 साल से कम है तो 20 इंटू मंथली इमोल्यूमेंट्स। लेकिन जैसे ही उसका सर्विस अगर 20 साल से ज़्यादा हो गया है, 20 साल से वह ज़्यादा सर्विस कर चुका है तो उसका फिर वो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ मंथ इमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। जब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी को काउंट हम लोग कर रहे थे तो वहाँ 1/4 था, यहाँ पर हाफ है, मतलब जस्ट उसका डबल। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी से डेथ ग्रेच्युटी हमेशा डबल होता है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट तय कर रखा है वह 20 लाख ही है। तो आइए अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और डेथ ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पहले लिया है, कोई व्यक्ति है जिसका क्वालिफाइंग सर्विस 31 ईयर्स एंड 9 मंथ्स है, तो उसका रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग मान लिया यहाँ पे उसका कि बेसिक 60,000 था। ऐसे क्वेश्चन में बेसिक दिया हुआ रहना चाहिए, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो मैंने मान लिया कि उसका बेसिक अगर 60,000 था तो आज के डेट में डीए कितना है, 28%। तो बेसिक का 28% निकाल दिए तो 16,800 हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 76,800। तो उसका इमोल्यूमेंट्स कितना निकल गया है, 76,800। यह उसका इमोल्यूमेंट्स निकल गया है। अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 1/4 इंटू कंप्लीटेड 6 मंथ इंटू इमोल्यूमेंट्स। यहां पे वही जो वर्ड आता है कंप्लीटेड 6 मंथ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पहले हम लोग देख लेते हैं। यहां पे जो सर्विस का क्वालिफाइंग सर्विस का जो लेंथ दिया हुआ है वो 31 ईयर्स एंड 9 मंथ है। तो सबसे पहले 31 ईयर्स को ले लिया है, तो 31 ईयर्स में कितने 6 मंथ आते हैं, तो 62। एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो 31 ईयर्स में कितने 6 मंथ हो गए, 62। उसके बाद जो 9 मंथ में है उसमें से एक 6 मंथ को ले लिया तो वह भी एक 6 मंथ हो गया, अब बच गया 3 महीना। तो यहां पे रूल बनाया गया है कि जब 3 महीना कंप्लीट हो जाता है तो उसे टोटल 6 मंथ में काउंट कर लेते हैं। तो 3 मंथ को भी एक छमाही काउंट कर लिया जाता है। अगर 3 महीना से एक दिन भी कम है तो उसको इग्नोर किया जाता है, फिर उसको जीरो हम लोग काउंट करेंगे। अगर किसी का सर्विस 31 ईयर्स 8 मंथ रहेगा तो लास्ट वाला जो हमने 3 मंथ्स को एक लिया है वहां पे जीरो हो जाएगा। तो इसका जो टोटल 6 मंथ कितना हो गया, 64। अगर एक महीना कम या एक दिन भी कम रहता तो 63 हो जाता। तो 31 ईयर्स एंड 9 मंथ्स का कितना 6 मंथ हो गया, 64। यहां पे फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इक्वल टू 1/4 इंटू कंप्लीटेड 6 मंथ इंटू इमोल्यूमेंट्स। तो यहाँ 1/4 कंप्लीटेड 6 मंथ कितना हो गया, 64, और इमोल्यूमेंट्स कितना निकाल रखा है हमने, 76,800। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,28,800 रुपया। तो इसका जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कितना बनेगा, 12,28,800। अब हम लोग सीखते हैं डेथ ग्रेच्युटी। अब सेम कंडीशन में हम लोग निकालते हैं
कि डेथ ग्रेच्युटी कितना होगा अगर क्वालिफाइंग सर्विस 31 ईयर्स एंड 9 मंथ्स है तब। यहां पे भी सेम हमने मान लिया है, बेसिक भी सेम ही ले लिया, 60,000 है। डी 28% कैलकुलेट किया तो 16,800, मतलब इमोल्यूमेंट्स तो वही आ गया 76,800। और जो पीरियड यहाँ पे सेम रखा हुआ है 31 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, तो टोटल जो कंप्लीटेड 6 मंथ भी होगा वो कितना होगा, 64 होगा। तो डेथ ग्रेच्युटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू कंप्लीटेड 6 मंथ इंटू इमोल्यूमेंट्स। तो हाफ कंप्लीटेड 6 मंथ्स यहाँ पे 64 है और इमोल्यूमेंट्स है 76,800। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 24,57,600। लेकिन यहाँ पे रॉन्ग का साइन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट हमारा है वह 20 लाख का है, तो इसे कितना मिलने वाला है, 20 लाख मिलने वाला है। भले कैलकुलेशन करके यहाँ पे 24 लाख आ गया है, जो मैक्सिमम लिमिट हमारा तय किया गया है वह 20 लाख है। तो इस व्यक्ति को कितना मिलेगा डेथ ग्रेच्युटी, 20 लाख रुपया मिलेगा। उम्मीद है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी दोनों कैलकुलेट करना आप सीख गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। शुरू में ही मैंने बताया था कोई व्यक्ति अपने पेंशन के कुछ भाग को कम्यूट करा सकता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो हर व्यक्ति रिटायरमेंट के समय अपने पेंशन के कुछ भाग को कम्यूट करा सकता है और एक मुश्त वह ले सकता है, बशर्ते उसके ऊपर कोई भी डिपार्टमेंट या जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं चल रहा हो या कोई पेंडिंग नहीं हो। अगर कोई भी डिपार्टमेंट और जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है तो वह अपने पेंशन को कम्यूट नहीं करा सकता है। यह सीसीएस पेंशन रूल 4 और 5 में बताता है। वह मैक्सिमम कितने भाग को कम्यूट करा सकता है, तो नोट में नीचे लिखा हुआ है कि अपने पेंशन को 40% से अधिक वह कम्यूट नहीं करा सकता है। जो उसका मंथली पेंशन है उसका 40% तक वह कम्यूट करा सकता है। 40% से कम भी करा सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वह 40% है। और जब भी उसके पेंशन का 40% निकालेंगे तो जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको इग्नोर करेंगे। अगर जो पैसा में जो भी अमाउंट आएगा उसको इग्नोर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसको कैलकुलेट करके कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब भी हम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो यह कम्यूटेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी। यह 1 जनवरी 2006 से यह टेबल लागू है। तो यह टेबल कहाँ से मिलेगा, तो आपको पेंशन वाले बुक में मिलेगा या गूगल में भी आप सर्च करेंगे कम्यूटेशन टेबल तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। इस टेबल में 2 कॉलम है, एज और फैक्टर। जिस व्यक्ति के पेंशन को हम कम्यूट करना चाहते हैं उसका नेक्स्ट बर्थडे को उसका एज कितना होगा, उस कॉलम में उस रो में हमें जाना है। यहाँ पे एक साइड एज लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 60 साल में रिटायर हो रहा है तो उसका जो नेक्स्ट बर्थडे है तो उसका एज नेक्स्ट बर्थडे को क्या होगा, 61। अगर कोई व्यक्ति 50 साल में ही वॉलेंटियर रिटायर हो रहा है तो उसके नेक्स्ट बर्थडे को उसका एज कितना होगा, 51। मतलब वह जब रिटायर कर रहा है तो नेक्स्ट बर्थडे को कितना उसका एज होगा, उसी रो में हमें जाना है। नॉर्मली हर व्यक्ति 60 साल में रिटायर करता है तो नेक्स्ट बर्थडे को उसका जो एज होता है वह 61 होता है। तो फैक्टर वहां पे हम कितना लेंगे, 8.194। तो यहाँ पे पूरा टेबल बना हुआ है। जब भी वह रिटायर हो रहा है तो उसका नेक्स्ट बर्थडे के सामने जो फैक्टर लिखा हुआ है वो हमें यूज करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिया हुआ है कि कोई व्यक्ति रिटायर करता है तो उसका पेंशन कितना बन रहा है, 45,000 रुपया बन रहा है। रिटायरमेंट के समय उसका पेंशन बन रहा है 45,000 और वह अपने पेंशन का 40% भाग को कम्यूट कराना चाहता है। मैक्सिमम वो 40% ही करा सकता है, तो मैक्सिमम भाग जो 40% है उसको कम्यूट कराना चाहता है। तो 45,000 का 40% हम लोग निकालते हैं तो 18,000 रुपया उसका आ रहा है। फ्रैक्शन में अगर आएगा, पैसा में जो भी आएगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ पे पैसा में नहीं आ रहा है, 45,000 का 40% निकालेंगे तो 18,000 होगा। तो उसका जो कम्यूटेशन वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, वो हम लोग एज वाइज पूरा देखते हैं कि अभी उसका एज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो उसका एज कितना होगा, तो उसे कम्यूटेशन वैल्यू कितना मिलेगा वो नीचे टेबल में हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा टेबल हमने बना रखा है। सबसे शुरू में हमने एज लिया है। नॉर्मली हमने कुछ एज ले लिया है एग्जाम्पल के थ्रू पे, और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सबसे पहला कॉलम में लिया है कि नेक्स्ट बर्थडे को अगर उसका एज 45 ईयर हो रहा है तो उसके नेक्स्ट कॉलम में है 8.996। यह कहाँ से लिया है हमने, तो कम्यूटेशन टेबल से हमने उठा के ले लिया है। तो
तो कैलकुलेशन कैसे करना है, तो 18,000 कहाँ से आया, जो 40% हमने कैलकुलेट किया 45,000 को, तो वहाँ से ये 18,000 रुपये आया। 8.996 कहाँ से आया, तो ये कम्यूटेशन टेबल से आया, और सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब एक साल में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर नेक्स्ट बर्थडे को अगर उसका एज 45 ईयर होता है तो उसका कम्यूटेशन वैल्यू कितना आता है, 19,43,136। ऐसे ही हमने एज वाइज हर रो में लिख रखा है। सबसे नीचे है 61, जनरली कोई भी रिटायर करता है 60 साल में, तो नेक्स्ट बर्थडे को उसका एज कितना होता है, 61। तो 61 में कम्यूटेशन वैल्यू एज पर टेबल कितना होता है, 8.194। तो उसका कैलकुलेशन फिर हमने किया है तो कितना मिलता है, 17,69,904 रुपया। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि जितना ज़्यादा एज होगा उतना कम्यूटेशन जो अमाउंट होगा वह कम होगा। अगर एज कम है तो कम्यूटेशन वैल्यू ज़्यादा मिलता है। अगर हम अपने पेंशन को कम्यूट करा रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे फैमिली पेंशन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और कम्यूट कराते हैं हम 40% को, तो जितना पेंशन हमें कम मिलता है तो वह 15 साल तक ही लागू रहता है। 15 साल के बाद वह जो 40% जो हम माइनस करेंगे वह 15 साल के बाद पूरा पेंशन फिर से हमें मिलने लग जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट करके देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कम्यूटेशन के बाद पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसी व्यक्ति का कम्यूटेशन के बाद इनका पेंशन कितना बनेगा और कैसे कैलकुलेट होगा। सेम एग्जाम्पल हमने लिया है। अब इस व्यक्ति का बेसिक पहले पेंशन जो बन रहा था वह 45,000 बन रहा था, लेकिन चूंकि यह अपने 40% मतलब 18,000 को कम्यूट करा लिया है, तो 45,000 में से 18,000 को माइनस कर देंगे तो उसका बेसिक कितना बच जाएगा, 27,000। और फिर इस पर डीआर मिलता है। तो डीआर का जो अभी रेट है, हमने अभी के रेट से कैलकुलेट किया है, डीआर का जो रेट है वह 28% है। तो यहाँ पे मेन जो ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो डीआर मिलेगा वह 45,000 पर मिलेगा, क्योंकि जो कम्यूट कराया है, जो पेंशन को कम्यूट कराया है, वह डीआर उसमें नहीं लिया है, वह सिर्फ बेसिक को कम्यूट कराया है। तो डीआर जब भी कैलकुलेट होगा तो 45,000 पे कैलकुलेट होगा। तो अभी का रेट 28% है, तो 45,000 का 28% कितना आता है, 12,600। तो इसको टोटल हम लोग कर देंगे 27,000 और 12,600 को, तो कितना हो जाएगा, 39,600 रुपया हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को कम्यूटेशन के बाद पेंशन कितना मिलने वाला है, 39,600 मिलने वाला है। अगर कम्यूट नहीं कराता तो 45,000 प्लस 45,000 का डीआर मिलता, लेकिन चूंकि वो 40% को कम्यूट करा रहा है तो 27,000 प्लस 45,000 का 28%। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकैशमेंट ऑफ लीव। जब कोई व्यक्ति रिटायर करता है तो रिटायरमेंट के समय उसका जितना भी ईएल और एचपीएल बचा हुआ रहता है उसको वह इनकैश करा सकता है, लेकिन वह मैक्सिमम 300 दिन का ही इनकैश करा सकता है। अमाउंट कितना उसको मिलेगा, तो जितना भी ईएल या एचपीएल रहेगा उसके हिसाब से उसको सैलरी दी जाएगी, लीव सैलरी उसको मिलेगा। और लीव सैलरी में क्या इंक्लूड होगा, तो बेसिक प्लस डीए ओनली, उसे एचआरए या कोई भी स्पेशल अलाउंस को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। नीचे नोट में लिखा हुआ है कि कभी भी ईएल और एचपीएल दोनों को जोड़ के 300 दिन से अधिक को इनकैश वह नहीं करा सकता है। मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति 300 दिन तक ही लीव को इनकैश करा सकता है। यह लीव रूल 39 में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो एलटीसी के समय हम लोग लीव को इनकैश कराते हैं, 10-10 दिन करके 6 बार इनकैश करा सकते हैं, वह इसमें माइनस नहीं करना है। 60 दिन को इनकैश कराया है पहले एलटीसी के साथ में 6 बार, तो भी यह रिटायरमेंट के समय 300 दिन लीव को इनकैश करा सकता है। इस 300 दिन में उसको 60 को माइनस नहीं करना है। 60 तो पहले वह इनकैश कराया है तो माइनस हो गया है, लेकिन फिर भी अगर उसका लीव 300 दिन बचा हुआ है तो रिटायरमेंट के समय वह 300 दिन के लीव को इनकैश करा सकता है। आइए देखते हैं इसे कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या है। ईएल के लिए क्या करेंगे, पे प्लस डीए, जो बेसिक पे है और डीए उसको 30 से डिवाइड कर देंगे। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो वह एक दिन का सैलरी हो जाएगा। अब वह कितना उसका क्रेडिट ईएल है, मैक्सिमम 300 दिन ही लेना है। 300 से कम है तो कम लेंगे, 300 से ज़्यादा है तो 300 लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईएल का वह इनकैशमेंट निकल के आ जाएगा। अगर एचपीएल है
तो क्या करेंगे, एचपीएल सैलरी प्लस डीए। एचपीएल सैलरी कितना होता है, सैलरी का आधा, हाफ पेली मतलब आधा, तो आधा बेसिक प्लस डीए, उसी आधा का डीए, उसे 30 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का एचपीएल सैलरी निकल जाएगा, और उसे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना एचपीएल बचा हुआ है उससे। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ, ईएल और एचपीएल दोनों जोड़ के भी 300 से अधिक दिन का नहीं होना चाहिए। अगर ईएल ही आपका 300 दिन बचा हुआ है तो सिर्फ ईएल का मिलेगा, एचपीएल का कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका ईएल मान लीजिए 200 है तो 100 एचपीएल को आपको पैसा मिलेगा। मतलब दोनों जोड़ के 300 दिन से अधिक का इनकैशमेंट किसी भी स्थिति में नहीं होगा। और यह बताया गया है लीव रूल 39 में कि 300 दिन से ज़्यादा का इनकैश नहीं कराना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई हमसे शिकायत हो तो मैं सारे सोशल मीडिया पे उपलब्ध हूँ, कहीं भी जाके आप शिकायत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।